आरबीआई का डंडा था। आरबीआई ने कहा नहीं, आपका जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो अपर लेयर में पहुंच गया है। अगर आप छोटे स्केल में कुछ भी करते रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपका स्केल बड़ा है, इसमें बहुत सारे निवेशक आ गए हैं, तो निवेशकों का ध्यान रखना, जिनके पैसे लगे हुए हैं उनका ध्यान रखना हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। और दूसरी बात, आरबीआई हमेशा ये देखती है कि जहां कहीं भी पैसे का लेन देन हो रहा है उसको, उस पर नजर रहे, उसका कंसोलिडेशन हो, उसका बैंकिंग, सरकारी बैंक हो, आरबीआई के साथ भी उनका रिश्ता बना रहे, ताकि इकोनॉमी में एज ए होल क्या हो रहा है इसकी जानकारी आरबीआई को हो। मान लीजिए कि कोई प्राइवेट संस्था कहीं पर कोई काम कर रही है, उसके जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं सोसाइटी में, उसका इंपैक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि आप, मोहन कंपनी के नाम से कोई कंपनी है, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का होम लोन बांट दिया है। अब 50,000 करोड़ का उन्होंने होम लोन बांटा है, अब वो होम लोन से 50,000 फ्लैट्स बन रहे हैं। अब 50,000 फ्लैट्स बनने में कितने वर्कर शामिल हो रहे हैं, कितना उसका इनकम जनरेट हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, ये सबका जनरेशन अल्टीमेटली इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। लेकिन वो, उसका चूंकि कैलकुलेशन आरबीआई के पास नहीं है, किसी न किसी मद में जा रहा है, इनकम टैक्स में के माध्यम से जा रहा है, कहीं टैक्स डिडक्शन हो रहा है, टैक्स दिया जा रहा है, वहां हो रहा है, कहीं आप सरिया खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, लेबर को आप दे रहे हैं, वो सब टैक्स में जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर कोई कंपनी सीधे आरबीआई की निगाह में हो और उसका कोई फाइनेंशियल ऑपरेशन जो चल रहा है उसका अगर इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास आ जाए तो आरबीआई को सुविधा होगी, वरना आपको पूरे डेटा को, प्राइवेट डेटा को तलाशने में फिर वो सरकार के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाते हैं, उसका डेटा होता नहीं, फिर उसके हिसाब से कोई पॉलिसी प्लानिंग हो नहीं पाती है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए या किसी भी फेडरल बैंक के लिए यह जरूरी होता है कि अगर फाइनेंशियल कारोबार कहीं पर हो रहा है तो उसकी जानकारी हो, उसकी लिस्टिंग हो, वो लोगों की निगाह में रहे, उसमें अप्स एंड डाउन्स, अगर मान लीजिए डाउन्स हैं तो बड़ी संस्थाएं उसको स्टिमुलस पैकेज भी दे सकती है, उसके रिवाइवल का प्लान भी कर सकती है, और अगर अप है तो उसे और अप बढ़ाने के लिए भी काम किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप, जरूरी यह है कि आप सरकारी संस्था के साथ मिलकर के चलते रहें, आप एक विजिलेंस में रहें, आप एक अंडर विजिलेंस रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ने के लिए होता है, आपको स्टिमुलस देने के लिए भी होता है, आपको सपोर्ट भी करने के लिए होता है। तो टाटा सन्स को और टाटा ट्रस्ट को कहा गया कि आपका जो टाटा कैपिटल है वो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसको लिस्टेड कराइए, उसको लिस्ट कराइए, यह जरूरी हो गया है। तो एक पक्ष कहता था नहीं, दूसरा पक्ष कहता था हां। क्यों? क्योंकि जो आईपीओ है, इनिशियल प्रेफरेंशियल जो ऑफर है, वो लॉन्च करने के लिए उसमें अगर आप जाते हैं पब्लिक में तो आप अधिक से अधिक पैसे आप उठा सकते हैं पब्लिक से और फिर उसको जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्केट कैप अच्छा खासा हो गया है टाटा कैपिटल का। मतलब 2 लाख लोन अकाउंट है, उससे 22 लाख, लगभग 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक लोन अकाउंट टाटा कैपिटल के पास आज के डेट में है। 2007 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिए, दौर याद कीजिए, जिस दौरान टाटा कैपिटल अपना काम कर रही थी उसी दौरान सहारा का भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहा था। और 2007 से लेकर के 2011-12 तक तो बहुत तेजी से बढ़ा। 9-10 में आकर के कांग्रेस सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इनके ऊपर कुठाराघात किया। मतलब चीजों को सुधारने के बजाय चीजों को बिगाड़ा गया। अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियल कुछ इरेगुलरिटीज थी तो उसको दुरुस्त कर लेते। कहीं अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो सरकार की प्राथमिकता होती है कि अगर अच्छे काम हो रहे हैं उसमें कहीं गड़बड़ी दिख रही है तो गड़बड़ी को आप ठीक करें और जो अच्छे काम हैं उसको प्रोटेक्शन दें, उसको आगे बढ़ाएं और विजिलेंट रहें। वो काम सरकार नहीं करती है। सरकार के पथभ्रष्ट, बेईमान ब्यूरोक्रेट और मंत्री ने इस देश को तबाह कर दिया। सहारा बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनके सारे निवेशक भी संतुष्ट थे, लोगों को पैसा भी मिल रहा था
और 11-12 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। 11-12 लाख का आफ्टर रेलवे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है गड़बड़ियां हुई होंगी या सारी गड़बड़ियां ही थी। तो सरकार का काम है कि गड़बड़ियों को ठीक करें, जो इसके लिए दोषी है उसको ठीक करें, लेकिन उसको अगर वो फिलॉसफी गड़बड़ थी तो आपने फिर लाइसेंस क्यों दिया? अगर लोगों से पैसा उठाना गलत था तो आपने लाइसेंस दिया क्यों? सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया क्यों? फिर यही तो विवाद हो रहा था। सेबी कह रहा है कि आप 50 आदमी से ज्यादा अगर पैसा उठाएंगे तो मेरे पेरीफेरी में है, और सहारा कह रही थी कि नहीं भाई ये आपका काम है ही नहीं, हमको तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जो है सो मिला हुआ है और हम ये आए हैं, अब हम फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर लॉन्च करना चाहते हैं, हम आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, आपके पास आए हैं। सहारा तो गई थी अपने आप को लिस्ट कराने के लिए, सहारा गई थी लिस्ट कराने के लिए। तो सेबी को चाहिए था कि आपने ये गड़बड़ी किया है, इसका दे दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए और इसको करेंगे। अब वही गड़बड़ी हो गई, सलाहकार ने इनको गलत सलाह दिया। आज टाटा कैपिटल को सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा कि आपको लिस्ट कराना है। टाटा कैपिटल में विद्रोह कुछ कुछ हुए, डिफरेंसेस आए। एक ग्रुप कह रहा था कि नहीं हमको प्राइवेट बने रहना है, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं मुझे पब्लिक फाइनेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सापोरजी पालोनजी का जो स्टेक है टाटा सन्स में, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, 18% से अधिक स्टेक सापोरजी पालोनजी का, जो बाद में आपको टाटा, रतन टाटा के बाद वो चेयरमैन थे, अब वो गुजर गए हैं, साइरस मिस्त्री। अब उनके जगह पर जो मेहिल मिस्त्री हैं वो चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, आईपीओ आना चाहिए और लिस्ट हम कराने के पक्ष में है। लेकिन नोएल टाटा जो हैं वो नहीं चाहते थे और उनके एक और साथी जो है वो नहीं चाहते थे। खैर, इस सबके बावजूद आखिर में टाटा सन्स ने अपने टाटा कैपिटल को लिस्ट करवा लिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई में। उसका बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ अभी 2 दिन से और बेहतरीन तरीके से लिस्टिंग हो गई और उसी में यह डाटा आया कि कैसे इनका जो मार्केट कैप है वो लगातार बढ़ती जा रहा है। प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि सहारा में कुछ अनप्रोफेशनल बातें हो गई, कैश में हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। यही सुब्रत राय तो कहते थे, उनका जो आखिरी इंटरव्यू था वो यही था कि आप एलआईसी के पास चले जाइए या आप इसके पास चले जाइए, यूटीआई के पास चले जाइए या बैंक के पास चले जाइए, एक साथ बोलिए कि मेरा पैसा वापस दे दो, जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि उनका एक रेशियो होता है कि भाई 30% यहां रहेगा, 30% यहां रहेगा और बाकी 30% यहां रहेगा। उस रेशियो में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। गड़बड़ियां हो सकती हैं सहारा में, मैं कह रहा हूं। अभी सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा का स्कैम था, सहारा का स्कैम था, सहारा का स्कैम था। सब लोग कह रहे हैं, इन जो निवेशक हैं वो भी कह रहे हैं, जो एजेंट है वो भी कह रहे हैं। लेकिन जब तक सहारा में आप काम करते रहे, उसी भ्रष्टाचार में आप शामिल रहे, लोगों को कमीशन दिलवाने का काम कर रहे थे, खुद कमीशन ले रहे थे, देते रहे। उस वक्त आपको दिमाग में नहीं आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और आज आप चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि सहारा से अगर गलतियां हुई, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टाटा का, टाटा ने अपने आप को दुरुस्त कर लिया, सहारा दुरुस्त नहीं कर सकी, गलती हो गई। अब ये कहानी है कि अगर फर्ज कीजिए आज अगर सहारा जिंदा होती या उनकी गड़बड़ियों को दुरुस्त करके काम हो रहा होता, कांग्रेस सरकार, ये जो चिदंबरम है, पी चिदंबरम, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए।